शब्द की शक्ति। शब्द शक्ति की परिभाषा अगर हम देखें तो जहाँ शब्द का निश्चित अर्थ नहीं होता है, प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदलता रहता है, प्रसंगानुसार शब्द में निहित अर्थ को जो प्रकट करने वाली शक्ति है वह शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द का अपना निश्चित अर्थ नहीं होता। घोड़े को हम घोड़ा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने प्रसंगानुसार उसका अर्थ यही ग्रहण किया है। उसी प्रकार से एक शब्द का अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ भी हमने देखे हैं। जैसे कि श्लेष अलंकार में होता है तो प्रसंगानुसार जब शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ होता है उसी शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हम कहें महेश के पास 5 गाय हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि महेश के पास 5 गाय है। महेश तो निरी गाय है। निरी गाय मतलब महेश कोई गाय थोड़ी ही है, लेकिन यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से गाय होती है, गाय का स्वभाव होता है, उसी प्रकार का भोला भाला स्वभाव महेश का भी होगा। तो इस प्रकार गाय का जो शब्द है प्रसंगानुसार हमने यहाँ अलग लिया, यहाँ एक जानवर गाय के रूप में लिया और यहाँ गाय के गुणों के अनुसार हमने उसका अर्थ ग्रहण किया। यही शब्द की शक्ति है और इसी शब्द शक्ति के कारण इस शब्द शक्तियों के 3 भेद किए गए हैं, जिनमें प्रथम है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ हम आज पढ़ेंगे और इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसके वाचक शब्द और अर्थ के बारे में जान लें। अभिधा जो शब्द शक्ति है, इसका जो शब्द है वो वाचक शब्द कहलाता है, यानी कि जो हमने उच्चारित किया उसका अर्थ भी वही होता है। तो इसलिए यह वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहा जाता है। उसी प्रकार से दूसरी शब्द शक्ति है आपके सामने लक्षणा। लक्षणा में हम लक्षक शब्दों को प्रयोग करते हैं और इसका लक्ष्य के आधार पर अर्थ करने के कारण इसका जो अर्थ है उसको हम लक्ष्यार्थ बोलते हैं। इसी प्रकार से व्यंजना जो है, इसमें व्यंजक शब्दों का प्रयोग होता है और इसका जो अर्थ है वो व्यंग्यार्थ के रूप में हमारे सामने निकलता है। अब इन्हीं सब शब्दों को हम आगे समझते हैं अलग अलग शब्द शक्तियों को देखते हुए। सबसे पहले हम करते हैं पहली हमारी शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति। इसमें किसी शब्द के साधारण और लोकप्रिय या मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जो सर्वसाधारण के समक्ष जिस शब्द का अर्थ, जैसे कि हमने कहा था घोड़ा, अब घोड़ा किसे कहते हैं? जो साधारण रूप से प्रचलित चौपाया जानवर है वही घोड़ा। तो इस प्रकार से जो साधारण अर्थ जिसका निकलता है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे आचार्य मम्मट ने भी कहा है कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। यानी ये जो अभिधा है इसमें मुख्य अर्थ का बोध होता है। पंडित रामदहीन मिश्र का कहना है कि साक्षात सांकेतिक अर्थ, यानी जिस शब्द का जो अर्थ लोक प्रचलित है वही सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा जाता है। जैसे गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, यहाँ उसी फूल की बात हो रही है, गुलाब के फूल की। और गधा चर रहा है, यानी वही जानवर गधे की बात हो रही है। गाय घास खा रही है, यानी कि यहाँ वही गाय की बात हो रही है। इस प्रकार सीधा सीधा जो सांकेतिक अर्थ जहाँ हम लेते हैं वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरी शब्द शक्ति हमारी है लक्षणा। यहाँ 2 आएगा। दूसरी शब्द शक्ति हमारी लक्षणा शब्द शक्ति है। जब अभिधा से अर्थ स्पष्ट न हो या शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, यानी हम कोई बात को बिल्कुल सीधा सीधा नहीं कहना चाहें, उसके लक्षण के आधार पर जब हम किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। भिखारीदास जी के अनुसार
मुख्य अर्थ को बाध कर शब्द लक्षणा होत, रूढ़ी और प्रयोजनवती है लक्षणा उदोत। भिखारी दास जी ने यहाँ शब्द शक्ति का, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा के साथ उनके प्रकार को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है एक ही दोहे में, कि मुख्य अर्थ को बाध कर, मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षण के आधार पर जिसका अर्थ किया जाता है, और ये दो प्रकार से किया जाता है, रूढ़ी के आधार पर और प्रयोजन के आधार पर। तो इसी आधार पर इनकी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा यानी जब रूढ़ी के आधार पर लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। रूढ़ी के आधार पर यानी परंपरा के आधार पर। जैसे पंजाब वीर है, हमें पता है कि पंजाब कोई व्यक्ति नहीं है जो कि वीर होगा, किंतु पंजाब वीर है का अर्थ होगा कि पंजाब के लोग वीर हैं। राजेश का पुत्र ऊंट है। अब यहाँ ऊंट से संबंधित हम अर्थ लेते हैं लंबा होने से, तो यहाँ राजेश का पुत्र ऊंट है, इसका अर्थ हुआ कि वह बहुत लंबा है। इसी प्रकार हम इसको दूसरा देखते हैं। दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। इसमें जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण उससे संबंधित लक्षण का बोध होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे वह स्त्री तो गंगा है, यहाँ एक स्त्री की पवित्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोजन है, एक कारण है कि गंगा का उदाहरण दिया गया है। और सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। हड्डियों का ढांचा यानी बहुत कमज़ोर है, तो कमज़ोर के अर्थ में जब हम हड्डियों के ढांचे का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमारा प्रयोजन बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति का होता है। पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। चौकन्ना का मतलब होता है चार कान। सभी के दो कान होते हैं, सभी को पता है, किंतु यहाँ चार कान का मतलब है कि वह चोर और भी सावधान हो गया पुलिस को देख करके। इस प्रकार यहाँ जब प्रयोजन की बात होती है, कारण की बात होती है, तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यही प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के दो उपभेद किए गए हैं, जिसमें पहला है गौणी लक्षणा और दूसरा है शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा के अंतर्गत जब हम सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध करते हैं, जैसे इसमें उपमा और रूपक अलंकार आ जाते हैं। जैसे मुख चंद्र है, यानी मुख क्या है? चंद्र है, चंद्रमा के समान है, तो मुख में और चंद्र में सादृश्य है, समानता है, तो यहाँ गौणी लक्षणा है। शुद्धा लक्षणा में सादृश्य को छोड़ दीजिए, अन्य आधार पर जो लक्ष्यार्थ का बोध होता है उसे शुद्धा लक्षणा कहते हैं। जैसे मेरे सिर पर क्यों बैठे हो, तो वाकई में सिर पर नहीं है, किंतु इसका अर्थ हम सादृश्य के आधार पर नहीं ले रहे हैं, वास्तव में नहीं बैठा है वो। लेकिन मेरे सिर पर क्यों बैठे हो, जब कोई हमारे बिल्कुल ही पास आकर के और हमारा पीछा ही नहीं छोड़े, तो हम इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं। लाल पगड़ी आ रही है, इसमें लाल पगड़ी पगड़ी थोड़ी आ सकती है, यानी कि लाल पगड़ी वाले लोग आ रहे हैं। पहले बहुत पुराने ज़माने में जो पुलिस थी उनकी लाल रंग की पगड़ी हुआ करती थी। शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद किए गए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा में आप देखिए कि जहाँ मुख्यार्थ बना रहता है, मुख्य जो अर्थ है उसी से संबंधित हम उसके लक्षण को लेते हैं। सारा घर तमाशा देखने गया है, इसमें सभी अभिधेयात्मक अर्थ हैं। लक्षण लक्षणा, इसमें हम किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं और जो मुख्यार्थ है वो गायब हो जाता है। जैसे गंगा पर गांव है, तो गंगा पर यानी गंगा नदी के ऊपर तो गांव नहीं हो सकता, गंगा के किनारे पर हो सकता है। तो गंगा के किनारे पर ना कहकर गंगा पर गांव है कहने का अर्थ वही है। लक्षण के आधार पर हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो गौणी लक्षणा है उसके भी दो उपभेद किए गए हैं, सारोपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा।
सारोपा लक्षणा में हम देखते हैं कि इसमें उपमेय और उपमान का अभेद बताया जाता है। जिस प्रकार से रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाता है, उसी प्रकार से सारोपा लक्षणा में भी उपमान और उपमेय को एक ही बता दिया जाता है। इसका एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। साध्यावस्थाना लक्षणा जो है उसमें केवल उपमान का ही कथन होता है, उपमेय छुप जाता है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए। यहाँ शेर और गीदड़ उपमान है। शेर का मतलब वीर और गीदड़ का मतलब कायर, तो वीर और कायर छुपे हुए हैं और शेर और गीदड़ जो कि उपमान है उनका कथन यहाँ पर हो रहा है। इस प्रकार आपके लक्षणा शब्द शक्ति के भेद और उपभेद किए गए हैं। इस सारणी के अनुसार आप इन्हें बहुत अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद किए गए हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। इन दोनों के दो दो उपभेद किए गए हैं जो अभी हमने पढ़े थे। गौणी में आ जाएगा सारोपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा, और शुद्धा लक्षणा में आ जाएगा उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो ये सारणी आपके सामने मैं इसीलिए लाई हूँ ताकि सभी प्रकार के भ्रम दूर हो करके आप इस सारणी से इन सभी भेदों और उपभेदों को जान सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के कुछ और उदाहरण आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं, जैसे लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, सारा घर मेला देखने गया है, नरेश तो गधा है, वह हवा से बातें कर रहा था, सैनिकों ने कमर कस ली। इस प्रकार लक्षणों के आधार पर हमें ये वाक्य देखने को मिल रहे हैं, लक्षण शब्द शक्ति के उदाहरण। तीसरी जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ अभिधा से भी प्रकट नहीं होता और लक्षणा से भी प्रकट नहीं होता, बल्कि कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट ने कहा, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक है। व्यंजना व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है और वह व्यंग्यार्थ हमारी बात को बहुत ही तरीके से हम अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद किए गए हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, जब हमारा व्यंग्यार्थ जो हमारा तीसरा ही अर्थ निकल रहा है वो शब्द पर निर्भर हो, शब्द अगर हम बदल दें तो उसका पर्याय भी बदल जाता है। शब्द बदलने पर यदि दूसरा शब्द हम उसकी जगह उसी शब्द के अर्थ वाला रख दें तो भी हमारी जो शाब्दी व्यंजना है वो बदल जाएगी और हमारा अभिष्ट अर्थ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार जब व्यंजना शब्द शक्ति पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से, पर्याय रख देने में अर्थ बदल जाता हो, वहाँ व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक होता है। जैसे एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें वृषभानुजा और हलधर में आपको शाब्दी व्यंजना देखने को मिलेगी, क्योंकि वृषभानुजा का अर्थ होता है राधा और इसका अर्थ गाय भी होता है। वृषभ की पुत्री, बैल की पुत्री गाय। इसी प्रकार से हलधर के भी दो अर्थ हुए, एक तो बलराम और एक बैल। अतः यहाँ शब्दों में चमत्कार है। यदि हम वृषभानुजा की जगह राधा का प्रयोग करें, हलधर की जगह हम बलराम का प्रयोग करें तो हमारा अभीष्ट अर्थ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार एक और रहीमदास जी का दोहा देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती, मानुष और चून तीनों के लिए पानी की महत्ता बताई गई है। मोती के लिए चमक के रूप में, मानुष के लिए सम्मान के रूप में और चून के लिए जल के रूप में यहाँ पानी का अर्थ किया गया है। तो पानी शब्द एक है लेकिन इसके तीन अर्थ सामने आ गए हैं।
इस प्रकार जो भी श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं वो शाब्दी व्यंजना के भी उदाहरण हो जाते हैं। अतिरिक्त शाब्दी व्यंजना के 2 उपभेद भी किए गए हैं। पहला अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होता है। अभिधा मूला जिसके मूल में अभिधा हो, जहाँ अनेक अर्थों वाले शब्दों के प्रयोग से अभिधा द्वारा ही अर्थ निकाला जाता है। और दूसरा जो उपभेद है वो है लक्षणामूला, लक्षण के आधार पर, यानी जहाँ व्यंग्यार्थ में लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना होती है। इस प्रकार शाब्दी व्यंजना के 2 उपभेद कर दिए गए हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, यानी कि इसमें यदि आपने शब्द बदल दिया तो भी आपका अर्थ वही रहेगा और व्यंजना शब्द शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। इसमें अन्योक्ति अलंकार के सभी उदाहरण आ जाते हैं। जैसे एक रहीमदास जी का है, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यानी माली को आते हुए देखकर कलियों ने पुकार करना शुरू किया कि आज माली ने सारे फूल चुन लिए हैं, कल हम भी फूल बनेंगे और हमारी बारी भी आएगी। इसका अन्य उक्ति के अनुसार अर्थ अगर हम लें तो इसका अर्थ निकलता है कि आज हम जवान हैं, कल हम में भी बुढ़ापा आएगा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे और माली हमें भी लेकर के चला जाएगा। दूसरा निराला जी का एक सरोज स्मृति का उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो आर्थी व्यंजना के हैं। इसमें यदि कलियों की जगह और माली की जगह यदि हम इनके पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सारणी के माध्यम से आप तीनों शब्द शक्तियों को तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। जैसे अभिधा शब्द शक्ति है, इसमें मुख्यार्थ का बोध होता है, सर्वविदित और सरल अर्थों का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, हमने सीधा सीधा बता दिया कि मूर्ख है। लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ का बोध होता है जो कि रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर होता है। जैसे तुम्हारा पुत्र गधा है, यहाँ गधा जो है वो मूर्ख के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ का बोध होता है। संदर्भ के अनुसार अलग अलग अभिप्रेत यानी अलग अलग अर्थ हम प्रस्तुत कर सकते हैं। संदर्भानुसार जैसे तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, यहाँ व्यंग्य रूप में कहा गया है, बृहस्पति का अवतार तो मूर्ख के अर्थ में ही दिया गया है। इस प्रकार आपकी शब्द शक्तियाँ तुलनात्मक रूप से हमने देखी। शब्द शक्तियों का यहीं पर समाप्तिकरण होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।